प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अगले हफ्ते 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे और ये यात्रा भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं। इस दौरे पर व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये पीएम मोदी का तीसरा सऊदी दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी साल 2016 और 2019 में सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन का रहने वाला है। पीएम का ये दौरा सऊदी अरब किंगडम के पीएम और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इनवाइट करने के बाद तय हुआ है। और देखिए, पिछले 10 सालों में सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध मजबूत और स्थायी साझेदारी में बदल गए हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। इस यात्रा में व्यापार समझौते, स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले हो रही है। अगले महीने ट्रंप भी सऊदी दौरे पर रहने वाले हैं। हाल के सालों में सऊदी अरब में भारतीय निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से इतना तो तय है कि सऊदी से भारत के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद पहुंचे और हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल ने कहा कि वो केंद्र को इस हिंसा की रिपोर्ट देंगे, साथ ही केंद्र से उचित कार्रवाई की मांग भी करेंगे। और देखिए, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दौरे से पहले जाफराबाद के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन यहां पर किया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि जाफराबाद में केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती की जाए। प्रदर्शनकारी हिंसा और अशांति की हालिया घटनाओं से भी परेशान थे। और देखिए, इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राटकर ने भी शनिवार को मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इससे पहले शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने इस बात को जाहिर किया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति भी गठित की है। मुरादाबाद में मौसम में अचानक से हुए बदलाव के चलते आंधी और बारिश के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। आंधी और बारिश के चलते अब्दुल सलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज की दीवार गिर गई। गर्ल्स इंटर कॉलेज की यह दीवार एक मकान पर जा गिरी। गनीमत सिर्फ इस बात की रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और रात के वक्त होने के चलते कॉलेज में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। और बताया जा रहा है कि स्कूल की जो दीवार गिरी है वो जर्जर हालत में थी। आंधी बारिश के चलते ये दीवार गिर गई। वहीं जिस मकान पर कॉलेज की दीवार गिरी है उसके मकान मालिक ने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मकान मालिक के मुताबिक कॉलेज की दीवार की हालत के बारे में उसने स्कूल को बताया था, जिसके बाद भी कॉलेज ने उसे ठीक नहीं कराया। दीवार क्योंकि जर्जर थी, तेज आंधी और बारिश के चलते गिर गई। मकान मालिक का आरोपी है कि कई बार शिकायत करने पर भी कॉलेज ने कोई एक्शन नहीं लिया और पूरा मामला मुरादाबाद के गलशाही थाना क्षेत्र का है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 21 अप्रैल से मौसम साफ होगा। कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई जाएगी। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन के नाम से कुख्यात जिक्रा से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में जिक्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस की पूछताछ में जिक्रा ने बताया कि उसने नाबालिग लड़कों का एक गैंग तैयार किया है, जिसमें 8 से 10 लड़के शामिल हैं। लेडी डॉन जिक्रा ने यह भी बताया कि नाबालिग लड़कों के गैंग का इस्तेमाल वो इलाके में दहशत फैलाने और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए करती थी। पुलिस कुणाल की हत्या के मामले में अब इन नाबालिग लड़कों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक जिक्रा ने कुणाल की हत्या से पहले इन्हीं नाबालिग लड़कों से उसकी रेकी भी करवाई थी। कुणाल जब जीटीबी हॉस्पिटल से निकल रहा था तभी जिक्रा अपने गैंग के साथ निकली और उसके भाई साहिल और दिलशाद ने कुणाल पर चाकू से हमला किया, उसकी हत्या की। कुणाल की हत्या के बाद से इलाके के लोगों में आक्रोश है। कुणाल के परिवार वाले जहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने वहां पर अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए। जिक्रा को हथियारों का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने साथ पिस्तौल रखती थी और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो और फोटो डालती रहती थी। इलाके में जिक्रा अपनी गैंग के साथ घूमती थी, जिसमें ज्यादातर नाबालिग छोटे बच्चे हुआ करते थे। जिक्रा पहले जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर हुआ करती थी। जोया को कुछ समय पहले ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 246 विकास परियोजनाओं का कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर को इस वक्त दे रहे हैं सौगात योगी आदित्यनाथ।
तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और गोदी में एक नन्हे बच्चे को योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त ले रखा था। चेहरे पर मुस्कुराहट योगी आदित्यनाथ के भी, और इसी के साथ ये पूजा की थाली देते हुए योगी आदित्यनाथ बच्चे के साथ दुलार करते हुए प्रदेश के मुखिया इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त है, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। लगभग 246 विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी गोरखपुर के लगातार दौरे योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है 2025, और पोषण पखवाड़े को लेकर जहां स्वास्थ्य शिविर केंद्र है वहां पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मुकेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश, योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद खास, ज्यादा जानकारी दीजिएगा इस दौरे को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह बारिश के बावजूद भी छतरी लेकर निकले और वो नजारा हम सभी ने देखा टीवी स्क्रीनों पे, सोशल मीडिया पे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में गए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मानवेला में है, जहां गोरखपुर वासियों को 1500 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफा देंगे। तो ये गोरखपुर का दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 146 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज शाम 4 बजे मानवेला मंच पे पहुंचे 8 कार्यदायी संस्थाओं के 436 करोड़ 99 लाख 71 हजार रुपए के 51 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं 12 कार्यदायी संस्थाओं के 1060 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपए के 95 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और इसमें तमाम गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। जी, यहाँ पर कई महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ये अन्नप्राशन संस्कार इस वक्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर दौरे पर होते हैं उस दौरान तमाम तरह के स्टॉलों का निरीक्षण करते हैं। वहीं महिलाओं के जो निहाल बच्चे होते हैं वो उनको अन्नप्राश कराते हैं, अपने हाथों से अन्नप्राश करते हैं। वहीं कई सारी ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिलती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को चॉकलेट देते हैं, स्नेहिल आशीर्वाद देते हैं और उनसे उनके बाल्य अवस्था में जाके उस रूप में बात करते हैं। तो ये स्नेहिल तस्वीरें हम लोगों को बार बार देखने को मिलती है और मुख्यमंत्री का बाल प्रेम हमेशा हमें देखने को मिलता है। मुकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो विकास योजनाओं की सौगात जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं 246 विकास परियोजनाओं की सौगात, 1500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। वहीं इससे पहले ये पखवाड़ा कार्यक्रम जहां पर बालकों को अन्नप्राशन कराते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। बांग्लादेश के दिनाजपुर में 58 वर्षीय हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की क्रूर हत्या कर दी गई और इस पर भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को एक्स पर इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता श्री भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है और ये हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न को दोहराने का काम करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूम रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए 2-2 कहा कि बिना किसी बहाने और भेदभाव के सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने बांग्लादेश सरकार को याद दिलाया कि ये उसकी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों को समान सुरक्षा मुहैया कराए। बांग्लादेश के दिनाजपुर स्थित वसुदेवपुर गांव में 17 अप्रैल को 58 साल के हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। भावेश को शाम 4:30 बजे कॉल आया। उस समय वो घर पर ही मौजूद थे। उसके 30 मिनट बाद 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 हमलावर उन्हें उनके घर से जबरन उठाकर ले जाते हैं। उन्हें नाराबारी गांव ले जाया जाता है। वहां पर निर्दयता से उनकी पिटाई की जाती है। बेहोशी की हालत में उनको घर लाया गया और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। रॉय को इलाके में हिंदू समुदाय के एक सशक्त स्वर के रूप में जाना जाता था। उनकी हत्या को निशाने पर ली गई हेट क्राइम माना जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या और क्रूरता ज्यादा बढ़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 से अब तक हजारों मंदिरों में, हजारों घरों में और हजारों दुकानों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश में अपराधियों की राजनीतिक संरक्षण और जांच की निष्क्रियता इन अपराधों को बढ़ावा देती है। भारत लगातार इन घटनाओं को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है।
राणा सांगा पर राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद छिड़े हुए सियासी घमासान के बीच शनिवार को सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने आगरा स्थित उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि करनी सेना नहीं, ये योगी सेना है जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। सीएम के स्वजातीय लोगों ने जिस तरीके से तलवारें लहराई वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को डराना चाहते हैं। जिस तरीके से हिटलर सेना रखता था लोगों की आवाज दबाने के लिए, उसी तरीके से योगी सेना लोगों को डरा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय सांसद सुमन के यहां आने का फैसला लिया तभी साफ किया कि कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई ताकत नहीं दिखाई, अपनी पार्टी के नेता के घर जाना है, जो जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करनी सेना द्वारा किए गए हमले को लेकर कहा कि ये पीडीए को डराने की कोशिश की गई है। सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ, यह हमला साजिश के तहत हुआ है। ये एक सोची समझी चाल है। दलितों, अल्पसंख्यकों को डराने की पूरी कोशिश यहां पर की गई। और देखिए, अखिलेश ने आगरा से सामाजिक न्याय की लड़ाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का राज्य स्थापित करने की दलितों की राजधानी से घोषणा करते हैं। आगरा सामाजिक न्याय की लड़ाई में कुरुक्षेत्र बनेगा। राणा सांगा पर विवादित कमेंट करने के बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ में करनी सेना का गुस्सा फूटा था और सुमन के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन भी हुआ था। अखिलेश के आने से पूर्व ही किसी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए हरि पर्वत चौराहे से स्पीड कलर लैब तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। सपा कार्यकर्ताओं ने कोई हंगामा किया तो उनसे निपटने के लिए भी रणनीति तैयार की गई। आगरा में अलर्ट किया गया।